आज रमेश जी बड़े खुश नजर आ रहे थे। उनके हाथों में पत्रों का पुलिंदा था। पत्रों को पकड़े घर के आंगन में रखे खटिया पर बैठ गए रमेश जी। यह उनकी प्रिय जगह है। पास ही कुर्सी पर बैठी सरला जी रमेश जी के कुर्तों के टूटे बटन टाँक रही थी। अभी अभी धोबी कपड़े देकर गया था। मुआ हर धुलाई में बटन तोड़ लाता है, सरला जी बुदबुदाई। फिर रमेश जी को पत्र पढ़ते देखा तो आंखें कुर्ते पर टिकाए ही पूछ लिया, बहुत चिट्ठियाँ आई हैं, कोई खास बात? एक चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रमेश जी का चेहरा खिल उठा। सुनती हो, लड़के वालों ने हाँ कर दी है। उन्हें हेमा बहुत पसंद है। सरला जी बिजली की गति से हाथ का काम कुर्सी पर पटक खटिया पर आ बैठी। फिर से तो कहो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पूरा पढ़कर सुनाओ। पल भर में पूरे घर में खबर फैल गई कि लड़के वालों ने हाँ कर दी। हेमा दीदी की शादी होगी। ओ हेमा, वहाँ क्यों छिपी खड़ी है? यहाँ। भाई बहनों ने हेमा को घेर लिया। सरला जी रमेश जी की भरी पूरी गृहस्थी थी। 4 बेटियाँ 2 बेटे। इनके अलावा उनके चचेरे मौसेरे फुफेरे भाई बहनों में से कोई ना कोई आता ही रहता। यहाँ रहकर पढ़ने के लिए 2-3 बच्चे हमेशा रहते। रमेश जी की पुश्तैनी जमींदारी थी, पर वे पढ़ लिख कर नौकरी में लग गए थे। अंग्रेज़ों के ज़माने की अच्छी सरकारी नौकरी। इससे उनका समाज में रुतबा खुद ब खुद बढ़ गया था। फिर अंग्रेज चले गए, पर सरकारी नौकरी तो थी और नौकरी की शान भी। सरला जी रमेश जी खुले विचारों के और बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने के पक्ष में थे। बड़े बेटे और 2 बेटियां का तो विवाह हो चुका था। हेमा की एमए की परीक्षा खत्म होते ही लड़के वाले देखने आ गए। अमर फौज में कैप्टन पद पर डॉक्टर था। ये वे दिन थे जब विवाह के लिए वर्दी वाले लड़कों की मांग सबसे ज़्यादा थी। कैप्टन अमर लंबा, स्मार्ट, प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला था। शादी से 2 महीने पहले ही घर में उसकी तैयारियां जोर शोर से शुरू होने लगीं। सरला जी ने दोनों ब्याही बेटियों को महीना भर पहले बुला लिया। बेटा बहू तो यहाँ थे ही। घर में रौनक बढ़ गई। 15 दिन पहले ढोलक रख दी गई। तब तक छोटी मामी, एक चाची, ताई की बड़ी बहू आ चुकी थी। रात को खाना पीना निबटते ही मोहल्ले की महिलाएं आ जुटती। ढोलक की थाप गूंजती, स्वर लहरियाँ, घुंघरुओं की छम छम। रात 1-2 बजे तक गाना बजाना, हंसी ठिठोली चलती। सप्ताह भर पहले सब मेहमान आ गए। रमेश जी ने बच्चों के लीडर छोटे भाई के बेटे आकाश को बुलाकर कहा, सड़क से हवेली तक पहुंचने का रास्ता, हवेली और मंडप सजाने का जिम्मा तुम्हारा। क्रैप पेपर, चमकीला पेपर, गोंद वगैरह सब चीज़ें बाजार से ले आऊँ। बच्चों को साथ ले लूँ। बस काम ऐसा करो कि देखने वाले दिखते ही रह जाएं। आकाश ने सब बच्चों को इकट्ठा किया। निचले तल्ले का एक कमरा वर्कशॉप बना। कोई कागज़ काटता, कोई गोंद लगाता, तो कोई सुतली पर चिपकाता। विवाह के 2 दिन पहले सारी हवेली झिलमिला उठी। माँ, हम तो वरमाला कराएंगे। दोनों बड़ी बेटियों ने माँ को घेर लिया। बेटी, ये कोई नया रिवाज है क्या? हमारे घर में आज तक नहीं हुआ। तुम दोनों के वक्त कहाँ हुआ था? अब तो सब बड़े घरों में इसका चलन हो गया है। इसमें बुराई क्या है? रौनक बढ़ जाती है। हम तो कराएंगे, बड़ी बेटी ने कहा। फिर सरला जी ने बेटियों की बात मान ली तो जयमाला की रस्म हुई, जिसे सबने खूब इंजॉय किया। अब हेमा ससुराल चली गई। अमर की पोस्टिंग पुणे में थी। छुट्टियां खत्म होने पर वह हेमा को लेकर पुणे आ गया। स्टेशन पर अमर का एक दोस्त जीप लेकर हाजिर था। ऑफिसर्स कॉलोनी के गेट के अंदर एक सिपाही ने जीप को रोकने का इशारा किया। रुकने पर उसने सैल्यूट करके अमर से कहा, सर, साहब ने आपको याद किया है। घर जाने से पहले उनसे मिल लें। अमर ने सवालिया नज़र से दोस्त की तरफ देखा और बोला, हेमा, तुम भाभी की चिंता मत करो, मैं इन्हें घर ले जाता हूँ। अमर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद जीप अमर के घर के सामने रुकी। आओ भाभी, गृह प्रवेश करो। चलो, मैं ताला खोलता हूँ। अरे, दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। दोस्त ने घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला तो 25 साल की एक स्मार्ट महिला गोद में कुछ महीने के बच्चे को लिए खड़ी दिखी। कहिए, किससे मिलना है? दोस्त हैरान, हेमा भी परेशान। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? दोस्त की आवाज़ में उलझन थी। कमाल है, स्त्री ने नाटकीय अंदाज में कहा, मैं अपने घर में हूँ।
बाहर से आप आए हैं और सवाल मुझसे कर रहे हैं? पर यह तो कैप्टन अमर का घर है। बिल्कुल ठीक, यह अमर का ही घर है। मैं उनकी पत्नी हूँ और यह हमारा बेटा। पर आप यह सब क्यों पूछ रहे हैं? दोस्त ने हेमा की तरफ देखा। लगा वह बेहोश होकर गिरने वाली है। उसने लपक कर हेमा को संभाला। भाभी संभालिए खुद को। फिर उस महिला से कहा, मैडम कहीं कोई गलतफहमी है। अमर तो शादी करके अभी लौटा है, ये उसकी पत्नी है। दोस्त की बात खत्म होने से पहले ही वह चिल्ला उठी, अमर अपनी आदत से बाज नहीं आया। फिर एक और शादी कर डाली। मैं कब तक सहूँ? तंग आ गई हूँ उसकी इस आदत से। हेमा को लगा धरती घूम रही है, दिल बैठा जा रहा है। यह अमर की पत्नी और उसका बच्चा, फिर मुझसे शादी क्यों की? इतना बड़ा धोखा। यहाँ कैसे रहूँगी? बाबूजी को फ़ोन करूँ? वह सोच में पड़ गई। तभी एक जीप वहाँ आकर रुकी। अमर कूद कर बाहर आया। दोस्त और हेमा को बाहर खड़ा देखकर वह हैरान हुआ। तुम दोनों इतनी देर से बाहर क्यों खड़े हो? तभी उसकी नज़र हेमा पर पड़ी। चेहरा एकदम सफ़ेद, जैसे किसी ने शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। वह लपक कर हेमा के पास पहुंचा। हेमा दोस्त का सहारा लिए 2 कदम पीछे हट गई। हेमा। इसी समय उसकी नज़र घर के दरवाजे पर खड़ी महिला पर पड़ी। वह उछलकर दरवाजे पर जा पहुंचा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? ओह नो, आपने अपना वार हेमा पर भी चला दिया। औरत अब खिलखिला उठी। थोड़ी देर बाद सभी लोग अमर के ड्राइंग रूम में बैठे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वही महिला चाय व नाश्ता लेकर आई। क्यों हेमा, अब तो नाराज़ नहीं हो? सॉरी, बहुत धक्का लगा होगा। इस फौजी कॉलोनी में यह एक रिवाज सा बन गया था, किसी भी अफसर की शादी हो लोग नई बहू की रैगिंग जरूर करते थे। अमर की पत्नी बनी छाया और रश्मि ऐसे कामों में माहिर थी। कहीं पहली पत्नी बन तो किसी को नए पति के उल्टे सीधे कारनामे सुना ऐसी रैगिंग करती थी कि नई बहू सारी उम्र नहीं भूल पाती थी। इसका एक फ़ायदा यह होता था कि नई बहू के मन में नई जगह की झिझक खत्म हो जाती थी। हेमा जल्द ही यहाँ की ज़िंदगी में अभ्यस्त हो गई। शनिवार की शाम क्लब जाना, रविवार को किसी के घर गेट टुगेदर। अमर ने हेमा को अंग्रेजी धुनों पर नृत्य करना भी सिखा दिया। अमर और हेमा की जोड़ी जब डांस फ्लोर पर उतरती तो लोग देखते रह जाते। 6 महीने बीतते बीतते हेमा वहाँ की सांस्कृतिक गतिविधियों में माहिर बन गई। घरों में हेमा का उदाहरण दिया जाने लगा। खुशहाल थी हेमा की ज़िंदगी। बेहद प्यार करने वाला पति, एक्टिव रहने के लिए असीमित अवसर। बड़े अफसरों की वह लाडली बेटी बन गई। कभी कभी उसे वह पहला दिन याद आता। छाया ने कमाल का अभिनय किया था। उसकी तो जान ही निकल गई थी। 2 साल बाद नन्हे ओम का जन्म हुआ तो उसकी खुशियाँ दोगुनी हो गई। ओम एकदम अमर का प्रतिरूप। मातृत्व की संतुष्टि ने हेमा की खूबसूरती को और बढ़ा दिया। अमर कभी कभी मजाक करता, मेम साहब, क्लब के काम, घर के काम और ओम के अलावा एक बंदा यह भी है जो घर में रहता है, कुछ हमारा भी ध्यान। हेमा कह उठती, बताओ तो तुम्हारी अनदेखी कब की? अमर, बाकी सब बाद में, मेरे दिल में पहला स्थान तो सिर्फ तुम्हारा है। अमर उसे बाहों में भींच कह उठता, क्या मैं यह जानता नहीं? ओम 4 साल का होने को आया। अमर अक्सर कहने लगा, घर में तुम्हारी जैसी गुड़िया आनी चाहिए अब तो। एक दिन घर में घुसते ही अमर चहका, भेलपूरी। फिर सूंघते हुए किचन में चला गया। जल्दी से चखा दो। भेलपूरी अमर की बहुत बड़ी कमजोरी थी। सुबह, दोपहर, शाम, रात भेलपूरी खाने को वह हमेशा तैयार रहता। अमर की आतुरता देख हेमा हंसती। औरों को तो कहते हो बाहर से आए हो, पहले हाथ मुँह धो लो, फिर कुछ खाना, और खुद गंदे हाथ चले आए। अमर ने हेमा के सामने जाकर मुंह खोल दिया, तुम्हारे हाथ तो साफ है, तुम खिला दो, तुम बच्चों से बढ़कर हो। हंसती हेमा ने चम्मच भर भेलपूरी उसके मुंह में डाल दी। कमाल की बनी है, मेज पर लगाओ। मैं हाथ मुंह धोकर अभी हाजिर हुआ। एक प्लेट से मेरा क्या होगा, और दो भाई। मेज पर आते ही अमर ने एक प्लेट फटाफट चट कर ली। तभी फ़ोन की घंटी टनटना उठी। फ़ोन सुनकर अमर गंभीर हो गया। मुझे अभी जाना होगा, हमारा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, हमारे कुछ अफसर, कुछ जवान घायल हैं। हेमा भेलपूरी की एक और प्लेट ले आई और अमर की प्लेट में डालने लगी तो, जानू,
अब तो आकर ही खाऊंगा, मेरे लिए बचा कर रखना, कह अमर बाहर जीप में जा बैठा। ट्रक दुर्घटना हेमा की जिंदगी की भयंकर दुर्घटना बन गई। फुल स्पीड से जीप भागता अमर एक मोड़ से दूसरी तरफ से आते ट्रक को नहीं देख सका। एक्सीडेंट हो गया, जीप के परखच्चे उड़ गए। जीप में सवार चारों लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हेमा की पीड़ा शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। वह 3 दिन बेहोश रही। घर मेहमानों से भर गया और चारों ओर मरघट सा सन्नाटा। घर ही क्यों, पूरी कॉलोनी स्तब्ध। हेमा की ससुराल मायके से लोग आए। उन्होंने हेमा से अपने साथ चलने की बात भी कही, लेकिन उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। सास ससुर कुछ दिन ठहर चले गए। हेमा एकदम गुमसुम हो गई, बूढ़ बन गई। बेटे ओम की बातों तक का जवाब नहीं। वह इस सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि अमर चला गया है, उसे अकेला छोड़। जीप की आवाज़ सुनते ही आंखें दरवाजे की ओर उठ जाती। इंसान चला जाता है पर पीछे कितने काम छोड़ जाता है। मृत्यु भी अपना हिसाब मांगती है। डेथ सर्टिफिकेट, पेंशन, बीमे का काम, दफ्तर के काम। हेमा ने सब कुछ ससुर पर छोड़ दिया। दफ्तर वालों ने पूरी मदद की। आनन फानन सब फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। इस वक्त 2 बातें एक साथ हुई जिन्होंने हेमा को झंझोड़ कर चैतन्य कर दिया। अमर के बीमे के करीब 5 लाख का चेक हेमा के नाम से आया। हेमा ने अनमनी भाव से दस्तखत कर ससुर को जमा कराने के लिए कह दिया। एक दिन उसने धीमी सी फुसफुसाहट सुनी। बेटे को पाल पोस कर हमने बड़ा किया, ये 5 लाख बहू के कैसे हुए? यह सास का स्वर था। सरकारी नियम है, शादी के बाद हकदार पत्नी हो जाती है। तब फिर से सास ने कहा, बेटे की पत्नी हमारी बहू है, हम जैसा चाहेंगे उसे वैसा करना होगा। हेमा हमारे साथ जाएगी, वहाँ देख लेंगे। हेमा की सांस थम गई। एक झटके में उसकी आँख खुल गई। ऐसी मनोस्थिति में उसने ओम को अपने दोस्त से कहते सुना, सब कहते हैं पापा मर गए, कभी नहीं आएंगे। मुझसे तो मेरी मम्मी भी छिन गई। मुझसे बोलती नहीं, खेलती नहीं, प्यार भी नहीं करती। दादी जी कह रही थी हमें अपने साथ ले जाएगी। तब तो तू भी मुझसे छिन जाएगा। पाषाण बनी हेमा फूट फूट कर रो पड़ी। उसे क्या हो गया था? अपने ओम के प्रति इतनी बेपरवाह कैसे हो गई? 4 साल के बच्चे पर क्या गुजर रही होगी? उसके पापा चले गए तो मुझे लगा मेरा दुख सबसे बड़ा है। मैं बच्चे को तो भूल ही गई, यह तो मुरझा जाएगा। उसी दिन एक बात और हुई। शाम को मेजर आशुतोष की माँ हेमा से मिलने आई। वे हेमा को बेटी समान मानती थी। वे हेमा के कमरे में आकर बैठी, फिर इधर उधर की बातों के बाद बोली, खबर है कि तुम सास ससुर के साथ जा रही हो। मैं तुम्हारी कोई नहीं होती, पर तुमसे सगी बेटी सा स्नेह हो गया है, इसलिए कहती हूँ वहाँ जाकर तुम और ओम क्या खुश रह सकोगी? सोच कर देखो, तुम्हारी ज़िंदगी की शक्ल क्या होगी? तुम खुलकर जी पाओगी? बच्चा भी मुरझा जाएगा। तुम पढ़ी लिखी समझदार हो, पति चला गया, यह कड़वा सच है। पर क्या तुम में इतनी योग्यता नहीं है कि अपनी व बच्चों की ज़िंदगी संभाल सको? अभी पैसा तुम्हारा है, कल भी तुम्हारे पास रहेगा, यह भरोसा मत रखना। पैसा है तो कुछ काम भी शुरू कर सकती हो। काम करो, ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करो। हेमा ने सोचा, दुख जीवन भर का है, उससे हार मान लेना कायरता है। अमर ने हमेशा अपने फैसले खुद करने का मंत्र मुझे दिया। मुझे ओम की ज़िंदगी बनानी है। आज के बाद अपने फैसले मैं खुद करूँगी। आज 4 साल बीत गए। हेमा खुश है। उस दिन उसने हिम्मत से काम लिया। हेमा का नया आत्मविश्वासी रूप देख सास ससुर दोनों हैरान थे। उनकी मिन्नत, समझाना, उग्र रूप दिखाना सब बेकार हो गया। हेमा ने 2 टूक फैसला सुना दिया कि वह यहीं रहेगी। सास ससुर खूब भला बुरा कहकर वहाँ से चले गए। हेमा ने वही आर्मी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उसे घर भी नहीं छोड़ना पड़ा। जड़ों से उखड़ना ना पड़े तो जीना आसान हो जाता है। अपने ही घर में रहते, अपने परिचित दोस्तों के साथ पढ़ते खेलते ओम पुराने चंचल रूप में लौट आया। मेजर आशुतोष ने उसे अमर की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। स्कूल का होमवर्क, तैरना सिखाना, क्रिकेट के दांव पैच, आशुतोष ने सब संभाला। ओम खिलने लगा। ओम को खुश देख हेमा के होठों की हंसी भी लौटने लगी। शाम का समय था। ओम खेलने चला गया था। हेमा बैठी जिंदगी के उतार चढ़ाव के बारे में सोच रही थी। जिंदगी में कब कहाँ क्या हो जाए, उसे क्या
पहले जाना जा सकता है। मैं अमर के बगैर जी पाऊंगी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन जी तो रही हूँ। छोटे ओम को मैंने चलना सिखाया था, अब लगता है उसने मुझे चलना सिखाया। किसी ने सच कहा था, जीवन को नष्ट करने का अधिकार मानव को नहीं है, इसे संभाल कर रखने में ही समझदारी है। शुरू के दिनों को याद करके हेमा आज भी सिहर उठी। वैधव का बोझ, कुछ करने का मन नहीं होता था, पर काम तो सभी करने हैं। घर चलाना, ओम का स्कूल, स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग, घर की छोटी बड़ी जिम्मेदारियाँ। कभी ओम बीमार, कोई और परेशानी आई तो आशुतोष का सहारा ना होता तो बहुत मुश्किल होती। आशुतोष का नाम याद आते ही मन में सवाल उठा, पता नहीं उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। हो सकता है प्रेम में चोट खाई हो। आई से पूछूंगी। हेमा उठकर अपने कमरे में चली गई, पर उसका सोचना बंद नहीं हुआ। मैं आशुतोष पर कितनी निर्भर हो गई हूँ। अनायास ही, बिना सोचे समझे वे भी आगे बढ़ सब संभाल लेते हैं। पिछले कुछ समय से उनके व्यवहार में हल्की सी मुलायमियत महसूस होने लगी है। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे जख्मों पर मरहम लगा रहा है। ओम का तो कोई काम अंकल के बिना पूरा नहीं होता। क्यों कर रहे हैं इतना सब? शाम को हेमा बगीचे में पानी दे रही थी। ओम साथ साथ सूखे पत्ते, सूखी घास निकालता जाता। अचानक वह हेमा की ओर देखने लगा। ऐसे क्या देख रहा है? मेरे सिर पर क्या सींग आए हैं? ओम उत्तेजित सा उठकर खड़ा हो गया। मम्मी, मुझे पापा चाहिए। हेमा स्तब्ध रह गई। उसके कुछ कहने से पहले ही ओम कह उठा, अब मैं आशुतोष अंकल को अंकल नहीं पापा कहूँगा। और फिर वह घर के भीतर चला गया। उस रात हेमा सो नहीं पाई। ओम के मन में आम बच्चों की तरह पापा की कमी कितनी खटक रही है, क्या वह जानती नहीं? जब अमर को खोया था, ओम बहुत छोटा था, तो भी जो छवि उसके नन्हे से दिल पर अंकित थी, वह प्यार करने, हर बात का ध्यान रखने वाले पुरुष की थी। उसकी बढ़ती उम्र की हर ज़रूरत का ध्यान आशुतोष रख रहे थे। उनकी भी वैसी ही छवि ओम के मन में घर करती जा रही थी। आई और आशुतोष भी यही चाहते हैं। इशारों में अपनी बात कई बार कह चुके थे। वही कोई फैसला करने से बचती रही। क्या करूं? नई ज़िंदगी शुरू करना गलत तो नहीं। आशुतोष एक अच्छे व सुलझे इंसान हैं। ओम को बेहद चाहते हैं। आई और आशुतोष दोनों मेरा अतीत जानते हैं। शादी के बाद जब यहाँ आई थी तब से जानते हैं। अभी दोनों परिवार बिखरे अधूरे अधूरे से हैं। मिल जाए तो पूर्ण हो जाएंगे। वसंत पंचमी के दिन आई ने हेमा व ओम को खाने पर बुलाया। ओम जल्दी मचाकर शाम को ही हेमा को ले वहाँ पहुँच गया। हेमा ने सोचा जल्दी पहुँच, मैं आई का हाथ बटा दूंगी। आई सब काम पहले से ही निपटा चुकी थी। दोनों महिलाएं बाहर बरामदे में आ बैठी। सामने लॉन में ओम व आशुतोष बैडमिंटन खेल रहे थे। खेल खत्म हुआ तो ओम भागता बरामदे में चला गया और आते ही बोला, मैं अंकल को पापा कह सकता हूँ। बोलो ना मम्मी, प्लीज़। हेमा शर्म से पानी पानी उठकर एकदम घर के भीतर चली गई। पीछे पीछे आई भी आ गई। हेमा को अपने कमरे में ला बिठाया। बिटिया, जो बात हम माँ बेटे ना कह सके, ओम ने कह दी। आशुतोष तुम्हें बहुत चाहता है। तुम्हारे सामने सारी ज़िंदगी पड़ी है। ओम को भी पिता की ज़रूरत है और मुझे भी तो बहू चाहिए। आई ने हेमा के दोनों हाथ पकड़ लिए। मना मत करना। हेमा के सामने नया संसार बाहें पसारे खड़ा था। उसने लजाकर सिर झुका लिया। आई को जवाब मिल गया। उन्होंने अलमारी खोल सुनहरी साड़ी निकाली, हेमा को उड़ा दी और डब्बे में से कंगन निकाल कर पहना दिए। हेमा मोम की गुड़िया सी बैठी थी। उसी समय ओम अंदर आ गया। वहाँ का नज़ारा देख वह चकित रह गया। तब आई ने कहा, कौन? ओम है ना? जा तो बेटा अपने पापा को बुला ला। पापा! खुशी से चिल्लाता ओम बाहर भागा। हेमा की आंखें लाज से उठ नहीं रही थी। आई ने आशुतोष से कहा, मैंने अपने लिए बहू ढूंढ ली है, ले बहू को अंगूठी पहना दें। आशुतोष पलक झपकते सब समझ गया। यही तो वह चाह रहा था। माँ से अंगूठी ले उसने हेमा की कांपती उंगली में पहना दी। पापा, आप मेरे अब पापा हैं ना? मैं आपको पापा कहूँगा, कहता ओम लपक कर आशुतोष के सीने से जा लगा। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें
धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।